तो बेटे आज हमें पढ़ना है एल्कीनो के निर्माण की विधियां। अपनी नोटबुक पे जल्दी से हेडिंग लिखो, एक हेडिंग लिखो, एल्कीनो के निर्माण माने बनाना, एल्कीनो के निर्माण की विधियां। और एल्कीनो के निर्माण की विधियों को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो बताओ? इंग्लिश में क्या कह सकते हो? इंग्लिश में कह सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो ये हेडिंग लिखनी है हमें सबसे पहले। एल्कीन तो समझते हो ना आप, एल्कीन किसे कहते हैं? एल्पीन कहते हैं डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। जब कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन। तो आज हमें सीखना है एल्कीन बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो एल्कीन बनाने का जो सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहला मेथड होता है, वो होता है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल के, थोड़ा सा मेरे साथ साथ लिखा करो आप, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। आपके पास एल्कोहल है और आपको उस एल्कोहल का निर्जलीकरण करना है। ठीक है, इंग्लिश में आप कह सकते हो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यदि आपके पास कोई एल्कोहल है और आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो, यानी उसमें से जल को अलग कर रहे हो, तो आपको डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन मिल जाएगा। पर इसे सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से अभिकर्मक हैं या रासायनिक पदार्थ हैं जो एल्कोहल में से जल को अलग कर देंगे। निर्जलीकरण का मतलब जल को अलग करना, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2O। जल को अलग करने वाले जो अभिकारक होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात लिख लो पहले। आप एक हेडिंग लिख लो, नोट यही लिख लो। जो निर्जलीकारक है, कौन कौन से निर्जलीकारक हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं किसी रासायनिक यौगिक में से जल को अलग करने के लिए। निर्जलीकारक को, निर्जलीकरण क्या, निर्जलीकारक लिखते हैं, निर्जलीकारक, ये पता होने चाहिए आपको निर्जलीकारक कौन कौन से होते हैं। निर्जलीकारक को इंग्लिश में आप कह सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कौन कौन से निर्जलीकारक होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उनमें से कुछ बता रहा हूं मैं आपको। जैसे नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 एक बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को निकाल देता है किसी भी पदार्थ के अंदर से जिसमें निकलने की संभावना हो। ठीक है, नंबर 2, दूसरे नंबर पे आप याद रखोगे P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, और कंसंट्रेट H3PO4, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा आप डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर सकते हो एनहाइड्रस अर्थात निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये भी बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और नंबर 5, यदि आपके पास एनहाइड्रस यानी निर्जल ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2C2O4, तो ये भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। आप ऐसे लिख सकते हो अणुसूत्र में। तो ऑक्जेलिक एसिड भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पर इनमें से जो जो मैं आपको बता रहा हूं इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। पोटेशियम बाइसल्फेट, ये भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और बेटे यदि आपके पास एल्यूमिना है Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, तो एल्यूमिना भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल, और अल्कोहल में से आपको पानी निकालना है, अलग करना है पानी, क्योंकि हमें करना है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल में से यदि आप पानी को निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा, एल्कीन यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। मैंने यहाँ नोट में आपको बताए हैं कि निर्जली कारक कौन कौन से हो सकते हैं, और कुल मिला के कितने 7 तरह के निर्जली कारक आपको बताए हैं। इन 7 में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं ज्यादातर रिएक्शंस में पहला ही निर्जली कारक कंसंट्रेट H2SO4 यूज करके आपको दिखाऊंगा। जल्दी से पोज करके लिखो पहले इतनी बात। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब देखो एक अल्कोहल लेते हैं हम, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारे पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल उसे ही तो कहते हैं जिसमें OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। हम इसे गर्म करेंगे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। जैसे गर्म करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। अभी मैंने आपको बहुत सारे निर्जली कारक सिखाए हैं, और उन निर्जली कारक अर्थात डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में से एक एजेंट कंसंट्रेट H2SO4 है। यदि किसी पदार्थ में से आपको पानी अलग करना हो, निकालना हो, तो उस पदार्थ को आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर सकते हो। तो इसके साथ गर्म करो, और गर्म करने से क्या होगा, आप एक काम करना कि इसे लगभग 440 केल्विन पर गर्म करते हैं। यदि टेम्परेचर नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं है, डेल्टा तो यहां लिख ही देना चाहिए। तो जब आप इस अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो यहां से तो इस कार्बन से तो निकलेगा H, और इस कार्बन के ऊपर से निकलेगा OH। तो क्या निकल जाएगा, H2O। ये लिख दिया H2O। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आप तीर के नीचे की H2O निकल गया, और यहां भी लिख सकते हो। साइड प्रोडक्ट को आप तीर के नीचे भी लिख सकते हो माइनस करके, और साइड प्रोडक्ट को आप तीर के बाद भी लिख सकते हो दूसरे नंबर पर। मेन चीज क्या बची बताओ, यहाँ R, ये लिख दिया R, ये सिंगल बॉन्ड है, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड। यहाँ CH2 में से H निकल गया तो क्या बचा, CH, और यहाँ CH2, और ये सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में, क्योंकि एक H तो यहां से निकला है, एक OH यहां से। एक संयोजकता इस कार्बन की कम हुई है और एक संयोजकता इस कार्बन की, तो बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा CH2। तो ये तो था हमारे पास अल्कोहल। क्या था, अल्कोहल। और आपने अल्कोहल को गर्म किया है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो आपको डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मिल गया है। और डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को ही आप क्या कहते हो, एल्कीन। तो आपको अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करना है बस। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं, चलो अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। R की जगह लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये ले लिया हमने CH3 CH2OH, ये C2H5OH ही तो है। 2 कार्बन है तो कौन सा एल्काइल है, इथाइल, और OH है तो क्या है, अल्कोहल। सामान्य नाम लिखा है इथाइल अल्कोहल। वैसे IUPAC नाम आपको इसका पता होगा, इथेनॉल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इथेनॉल, या तो आप इसे इथाइल अल्कोहल कहो या इथेनॉल। यदि इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को आप गर्म कर दोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 440 केल्विन पर, तो क्या होगा, आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 की आदत है H2O को निकालने की, तो यहां से तो निकाल लेगा ये H, और यहां से निकलेगा OH। H2O निकल जाएगा, देखो तीर के नीचे भी लिख सकते हो आप साइड प्रोडक्ट को। H2O निकल गया, यहां क्या बचेगा, एक H निकलने के बाद CH2, और जब एक संयोजकता यहां से कम हुई, एक यहां से, तो सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहां क्या बचेगा, OH तो यहां से निकल के चला गया, क्या बचा, CH2। तो CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 बना, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हो, C2H4। 2 कार्बन है तो एथ
और डबल बॉन्ड है तो ईन, ये IUPAC नाम है इसका, एथीन। और सामान्य नाम आपको पता ही है एथीन का क्या होता है, इथाइलीन। क्या होता है, इथाइलीन। तो ये तरीका है, आप अल्कोहल लो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करो और क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि आपको मैकेनिज्म सीखना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पेपर में आ जाता है। मैकेनिज्म तो समझते हो आप, क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि में आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल था। इथाइल अल्कोहल को आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करने से आपको मिल रहा है इथाइलीन। क्या मिल रहा है, इथाइलीन। इसका मैकेनिज्म पढ़ना है तो मैकेनिज्म को 3 स्टेप में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला स्टेप तो होगा हमारा ROH का प्रोटोनीकरण, ठीक है, अल्कोहल का प्रोटोनीकरण या प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल। इंग्लिश में लिखना है तो लिख लेना प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल। ROH क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का प्रोटोनीकरण, हमारे पास अल्कोहल क्या था, CH3CH2OH, ये था, मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये अल्कोहल है हमारे पास। इसके ऊपर एक प्रोटॉन आता है, H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं ना। और ये प्रोटॉन यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा प्रोटॉन, क्या बनेगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH था, एक H और आ गया, क्या बन गया, OH2 और पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि अल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन जुड़ जाता है आकर, इसलिए हम इस स्टेप को या पद को कहते हैं प्रोटोनीकरण, ठीक है। नंबर 2, दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन यानी कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन को आप क्या कह सकते हो, निर्माण। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, देखो ये था हमारे पास, ये था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH2 पॉजिटिव। क्या होगा बेटे, इसमें से ये H2O निकल जाएगा, H2O। तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख देंगे बाद में, प्लस H2O, ये H2O निकल गया। H2O निकलने से ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो ये कार्बोकैटायन ही तो है, कार्ब धनायन है, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का निष्कासन होगा या रिमूवल, ठीक है। यहां लिखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का निष्कासन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इधर तो CH2 आ गया, हमें प्रोडक्ट ये चाहिए था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर तो CH2 आ गया, इधर एक हाइड्रोजन फालतू है तो वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे H पॉजिटिव को, यानी प्रोटॉन निकल जाएगा यहां से, इस जगह से। और यहां से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ रहे ना, ऐसा मान सकते हो आप कि यहां से जो H पॉजिटिव निकला है, उस H पॉजिटिव के निकलने के कारण यहाँ एक संयोजकता कम हो चुकी है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसे भी एक बॉन्ड की जरूरत है और यहाँ भी एक बॉन्ड की जरूरत हो जाएगी। तो जिसके कारण हम कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, जिसे आप कहते हो इथाइलीन, या तो आप इसे इथाइलीन कहो और या फिर कहो एथीन। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये क्रियाविधि। 3 स्टेप में हमने फॉलो की है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। जल्दी से पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है।
अब देखो एक बात बताता हूं आपको बहुत बढ़िया, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। हमें एक बात का पता चला, हमें यूं पता चला कि हमारे पास यदि कोई अल्कोहल है और उस अल्कोहल को आप गर्म कर रहे हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो अल्कोहल में से H2O निकल जाएगा और H2O निकलने से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट में खासियत ये होगी कि उस प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, यानी वो होगा एल्कीन। पर हमें इस रिएक्शन को, जिसे हमने कहा है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें कुछ बातें सीखनी है बहुत बढ़िया, इसलिए यहां हेडिंग लिखी है नोट। सबसे पहली बात तो ये सीखनी है कि ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहली बात कि दिस इज ए बीटा एलिमिनेशन, दिस इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब सवाल एक खड़ा हुआ दिमाग में उस बच्चे के जो प्लेलिस्ट के अनुसार नहीं पढ़ता कि सर ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये बताओ। एलिमिनेशन रिएक्शन को हिंदी में हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया, जिसमें कोई सरल अणु निकल के बाहर भाग जाता हो। कोई आपके पास सबस्ट्रेट है या कोई अभिकारक है और उसके ऊपर से कोई सरल अणु निकल के बाहर चला गया, अलग हो गया उसमें से, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता हो, या विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया। अब विलोपन या निराकरण अभिक्रिया में खासियत ये होती है कि ये दो तरह की मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो अल्फा एलिमिनेशन और एक बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन उसे कहते हैं जिसमें एक ही परमाणु, एक ही कार्बन के ऊपर से पूरा अणु निकल के भागेगा बाहर, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन उसे कहते हैं जिसमें दो बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणुओं पे से पूरा अणु निकल के भागेगा बाहर। आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे जो अभी हमने सीखी कि एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, एक कार्बन से तो गया H और एक कार्बन से गया OH। तो जब दो बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणुओं से कोई अणु निकल के अलग हो जाता हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अच्छा एक बात और, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी किसे कहते हैं? क्रियाशीलता को। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसी होगी, यानी कौन सा एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होगा, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है पेपर में। तो ध्यान रखना कि जो आपका टर्सरी एल्कोहल होता है ना, 3 डिग्री एल्कोहल, ROH क्या होता है? एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम क्रियाशील होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और उससे कम क्रियाशील होगा 1 डिग्री एल्कोहल, और फिर सबसे कम क्रियाशील होगा आपका, बस यहां तक ही रहने दो, सबसे कम क्रियाशील होगा 1 डिग्री में भी सबसे सिंपल मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। ध्यान रखना कि टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है किसमें? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। अब आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा होता होगा जरूर कि सर क्यों, आप किस आधार पर बोल रहे हो कि जो टर्सरी अल्कोहल है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नामक अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होता है? हमने कौन सा रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं हम इस समय? हम स्टडी करें कि एक अल्कोहल को पकड़ो और उसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म कर दो, अल्कोहल में से क्या निकल जाएगा? H2O, और अल्कोहल किस में बदल जाएगा? एल्कीन में, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में। सवाल यह है कि सर इस रिएक्शन में टर्सरी अल्कोहल सबसे बढ़िया क्रियाशीलता क्यों दिखाएगा? यदि आप टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो सबसे बढ़िया और सबसे तेज होगा, सबसे आसानी से होगा। इसके रेस्पेक्ट में प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतना तेजी से नहीं होगा और उतनी आसानी से नहीं होगा। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि जब आप टर्सरी अल्कोहल यूज करोगे तो आपको सेकंड स्टेप में टर्सरी कार्बोकैटायन मिलेगा,
मैकेनिज्म में हमने पढ़ा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप को फॉलो करता है। पहले स्टेप में तो प्रोटॉन जुड़ेगा, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, और तीसरे स्टेप में प्रोटॉन निकलकर भाग जाएगा। यही तो 3 स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। वो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, रिएक्शन के प्रोसीड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज समझनी है आपको। तो आप खुद सोच के देखो कि जो टर्सरी अल्कोहल है, उस टर्सरी अल्कोहल से टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं। टर्सरी, अब यदि मैं इस कहानी को दोबारा स्टार्ट करूंगा ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपको, प्लेलिस्ट मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन होता है। यदि आपको अब भी इस बात का नहीं पता, तो इसका मतलब साफ है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार नहीं पढ़ते हो, आप रैंडमली कहीं से ही पढ़ लेते हो। और नहीं पता है तो सर्च कर लेना, कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन बाय KMD सहारनपुर, सर्च कर लेना, या प्लेलिस्ट चेक कर लेना इससे पहले वाले यूनिट की, जहां मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहा था। वो लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो इसका रीजन यदि कोई पूछता है तो यहां लिख सकते हैं हम रीजन, चूंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां जिम्मेदार है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके बनने में अल्कोहल को ज्यादा मजा आएगा। जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, और टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन लिखा है मैंने C पॉजिटिव, ठीक है, कार्ब धनायन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात तो होगी पक्की, पर मैं यहां एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा। भाई हमें कुछ बातें समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई कि अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो अल्कोहल में से H2O निकल जाएगा और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसमें हमने पढ़ा कि ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया है। दूसरी बात पढ़ी कि इसमें जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है वो टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि उससे बनने वाला टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पर यदि ऐसा रिएक्शन आपके सामने आ गया, मान लो एक रिएक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड CH और यहां OH जुड़ा हुआ है और यहां CH3 है। बताओ अल्कोहल है या नहीं है? आप कहोगे कि सर हाँ OH इस पे जुड़ा हुआ है, अल्कोहल है। मैं पूछूंगी प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल, तो आप जस्ट एकदम चेक करोगे कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है। क्यों है सेकेंडरी कार्बन? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली इस और इस कार्बन से अटैच है। जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होता है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कार्बन एटम, और ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो मैं इस पूरे अल्कोहल को कहूंगा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इस सेकेंडरी अल्कोहल को हम यूं कह रहे हैं कि आप इसे गर्म कर दो, आप इसे गर्म कर दो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। आप कहोगे कि सर हाँ गर्म कर देंगे, और हमें ये भी पता है कि यहां से H2O निकल जाएगा, और H2O निकल के जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन? मींस एल्कीन। पर बात यहां तक सीमित नहीं है, दिक्कत यहां पता क्या है? दिक्कत यहां ये है कि हमें पता है कि एक तो निकलेगा OH और एक निकलेगा H में यहां से निकाल लूं या यहां से निकाल लूं, ये दिक्कत है भाई। इसके तो इस कार्बन के तो लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन है उपलब्ध और राइट साइड में भी हाइड्रोजन उपलब्ध है, तो हाइड्रोजन मुझे CH2 से निकालना चाहिए या CH3 से, ये एक बड़ा सवाल है। तो जब वैज्ञानिकों ने चेक करा तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सेट जेफ था इनका नाम।
क्या नाम था? सेटजेफ। नाम ध्यान रखना है। सेटजेफ ने एक नियम दिया था। नियम ये दिया था कि हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम होगा। यहां कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहां कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हाइड्रोजन जहां कम है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। ये कौन सा नियम बता रहा मैं? सेटजेफ का नियम। सेटजेफ ने कहा था कि जहां OH तो आप निकाल ही रहे, OH की बात नहीं है खाली, यहां जब भी कोई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना, बीटा एलिमिनेशन उसे कहते हैं जब बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणुओं से कोई पूरा अणु निकलता हो बाहर। जैसे H यहां से निकला, OH यहां से। क्या H2O एक ही कार्बन से निकला है? यहां से H और यहां से OH थोड़ा ही निकला। यदि यहीं से H निकल जा और यहीं से ही OH निकल जा तो उसे कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा विलोपन। पर एक से तो OH निकल रहा है और एक से H। तो सेटजेफ यूं कह रहा कि आप OH तो निकाल लोगे क्योंकि एक ही दिखाई दे रहा आपको, पर H कहां से निकाल लोगे? H वहां से निकालना है जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। यहां हाइड्रोजन, इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में 3 है, तो यहां से निकलेगा ना कि यहां से। तो यदि यहां से निकालते हो तो आपको पता है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH और यहां सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, क्या केवल यही प्रोडक्ट बनेगा? उत्तर है नहीं। ये प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा 95%। यानी रिएक्शन होने की टेंडेंसी यही सबसे ज्यादा होगी। पर इसके साथ साथ वो दूसरे वाला प्रोडक्ट भी बनेगा 5%। दूसरा का मतलब ये वाला कि यहां से H और यहां से OH, तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहां से OH निकाल रहा इसलिए CH छोड़ दिया। यहां क्या लिखूंगा? डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट तो ये वाला भी बनेगा, पर ये प्रोडक्ट होगा आपका सिर्फ 5%। तो मेजर प्रोडक्ट यानी अधिकता में बनने वाला प्रोडक्ट वही है जो सेटजेफ के नियम को फॉलो करता हो। अब यहां फिर एक दिमाग में सवाल आया बच्चों के, और दिमाग में सवाल ये आया कि सर यूं बताओ आप, मतलब सेटजेफ ने किस आधार पे बताया था? सेटजेफ ने किस आधार पे बताया कि हाइड्रोजन वहां से निकालना चाहिए जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम हो? इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी प्रतिस्थापन छोड़ के भागने वाली अभिक्रियाएं कह दो, इस रिएक्शन को तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कहा। पर यदि मैं हाइड्रोजन को छोड़ के भागने की टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करूं, तो आपको सबको पता है कि ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वे सारे प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है बिकॉज प्राइमरी कार्बन से अटैच हैं। और ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वे सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है वे सेकेंडरी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमें OH, तो इस कार्बन से तो OH उठा लिया हमने, अब हमें हाइड्रोजन उठाना, यहां से उठावे या यहां से, तो हमें यूं देखना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन छोड़ के भागने के लिए पहले तैयार है, यानी कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन में जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन छोड़ के भागने को सबसे पहले तैयार होता है कार्बन एटम को, और सेकेंडरी हाइड्रोजन से भी ज्यादा टर्सरी हाइड्रोजन यदि कहीं उपलब्ध है, तो टर्सरी हाइड्रोजन उससे पहले ही छोड़ के भागने को तैयार होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। हालांकि ये सारी चीजें हमने पीछे भी डिस्कस की हैं जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इससे पहली यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। तो सेटजेफ ने इसी आधार पे इस बात को बताया कि आपको यह चेक करना है कि OH तो आप निकाल ले यहां से, OH तो यहां से निकाल रही आपने, पर H कहां से निकलेगा? H इधर से निकलेगा या इधर से? जहां आपको कम नजर आ रहे हैं वहां से निकाल लो, क्योंकि वो यदि ये प्राइमरी हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी होगा, पक्की बात है। ठीक है ना, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, चलो दूसरा तरीका पढ़ते हैं।
दूसरा तरीका है आर एक्स। आर एक्स होता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। आर एक्स के वी हाइड्रो, आर एक्स के वी हाइड्रो, मेरे साथ साथ भी लिखा करो आप, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, आर एक्स के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक है, आप एल्काइल हैलाइड ले लो और उसके अंदर से वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कर दो। किसे कहते हैं अभी बताऊंगा। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हो बाय द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो मैंने आर एक्स का पूरा नाम लिख दिया, एल्काइल हैलाइड लिख देता हूं आर एक्स। आर एक्स में से आपको निकालना है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, क्या निकालना है? हाइड्रोजन हैलाइड। जब तो इस रिएक्शन को कहा वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। समझ लेना ध्यान से, वी माने निकालना है हाइड्रोजन हैलाइड, इसलिए इसे कहा वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, एकदम समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास कोई आर एक्स है, जैसे आर सी एच टू सी एच टू एक्स, ये है हमारे पास आर सी एच टू एक्स। ठीक है, ये आर एक्स है और आपको इसमें से निकालना है एच एक्स। क्या निकालना है? एच एक्स। तो आप एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो। देखो जरा ध्यान से, एल्कोहलिक KOH इसके साथ आपको गर्म करना है। एल्कोहलिक KOH की खासियत ये होती है कि ये एक कार्बन से तो उठाता है H और एक से उठाता है X, तो यहां से निकल जाएगा -HX, हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया। यहां से H उठाया, यहां से X। अब बताओ क्या बचा? R CH2 में से H गया तो क्या बचा? CH। CH2X में से X गया तो क्या बचा? CH2। और डबल बॉन्ड तो बीच में आएगा ही। क्यों आएगा डबल बॉन्ड? क्योंकि एक संयोजकता तो इस कार्बन से कम हुई, एक संयोजकता इस कार्बन से कम हुई, दोनों से एक एक संयोजकता कम हुई, तो उस संयोजकता को पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। तो ये तो आपके पास क्या था? ये तो था आपके पास एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड सामान्य नाम है, IUPAC में कहते हैं हेलो एल्केन। और ये आपके पास डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बन गया, यानी एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं, चलो इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। बताओ, C2H5 है, 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप इथाइल, और Br जुड़ा है ब्रोमाइड, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को IUPAC में बोलना है तो आप लिख सकते हो ब्रोमो इथेन। आप इसे गर्म करो एल्कोहलिक KOH के साथ, गर्म करो, तो इस कार्बन से तो निकलेगा H और इस वाले कार्बन से निकलेगा Br, तो ये निकल जाएगा HBr। देखो ये X का ही तो एक प्रकार है Br। X माने क्या होता है? हेलोजन। ये बात मैंने कई बार सिखा रखी है कि X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका तो ध्यान रखना ही है। एक एस्टेटीन भी होता है, वो रेडियो एक्टिव है। तो ये HBr निकल गया, यहां से H निकला तो क्या बचेगा? CH2। इधर से Br निकला तो यहां भी क्या बचेगा? CH2। और दोनों तरफ से एक एक संयोजकता कम होगी, क्योंकि यहां से H गया, यहां से Br, तो सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में। 2 कार्बन है तो आप लिखोगे एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन। ये IUPAC नाम है। सामान्य नाम क्या है इसका? इथाइलीन। एथीन कह दो या इथाइलीन कह दो, बन गया। तो ये सिंपल सा तरीका है। पर यदि मैं आपको कहूं कि चलो अच्छा इस रिएक्शन को करके दिखाओ, सीख गए आप, आपको पता चल गया कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को यानी RX को आप एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे तो उसमें से निकलेगा HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अब एक रिएक्शन देख रहे हैं हम, इस रिएक्शन को देखो जरा, यहां से लिखते हैं इधर से, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहां तो लगा दिया मैंने Br और यहां लगा दिया CH3, ये है। और मैंने आपको कहा कि आप एल्कोहलिक KOH के साथ इसे गर्म करके दिखाओ। आप कहोगे कि सर ये बात तो पक्की है कि यहाँ Br दिख रहा, HBr निकल जाएगा, ये बात तो साफ स्पष्ट है। पर हमें एक कंफ्यूजन हो रहा, कंफ्यूजन ये हो रहा सर कि Br तो हम यहां से उठा लेंगे, H हम यहां से उठाएंगे या यहां से, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट तो दोनों तरह के ही बनेंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि भाई जहां हाइड्रोजन कम है ना, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, तो हाइड्रोजन यहां से उठेगा ज्यादा, यहाँ रिएक्टिविटी, ये हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है इसके मुकाबले, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा CH3 CH, CH ही तो बचेगा यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां से Br गया, जब ही तो HBr निकला, HBr, ये HBr, इसे तीर के बाद भी आप तीर के नीचे माइनस करके साइड प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, और यहां नहीं दिखाते तो लास्ट में प्लस करके HBr लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो ये CH हमने लिख दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ CH लिखूंगा, ये डबल बॉन्ड है और ये CH है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो मेन प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा मात्रा में, और एक ऐसा बन जाएगा कि यहां से H और यहां से Br, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे दिखा दूं इसे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा आपको, और आपको पता है कि इसमें ज्यादा कौन सा बनेगा, ये 95%, तो आप इसे कह सकते हो ये मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट या मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद या मेन प्रोडक्ट। और कौन सा नियम फॉलो करा हमने यहां बताओ, इस नियम का नाम याद रखना आपको, कौन सा नियम फॉलो करा है, सेट-जेफ का, सेट-जेफ। ठीक है, सेट-जेफ का नियम हमने यहां लगाया है। सेट-जेफ ने बताया था कि नेगेटिव पार्ट के साथ जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन वहां से निकलता है ज्यादा जहां हाइड्रोजन पहले से कम हो। देखो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर 3, तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां से निकलेगा हाइड्रोजन, ये होता है सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ का नियम केवल और केवल एलिमिनेशन रिएक्शंस में काम करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब जो निकल के भागता हो कुछ। ठीक है, पता चल गया। देखो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो अल्कोहल में से पानी निकल के भाग जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल्कीन, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा तरीका बताया कि RX एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो, इसमें से निकल जाएगा HX हाइड्रोजन हैलाइड और प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको एल्कीन। ठीक है, इसके हमने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए, एक तो ये कर लिया, एक तो ये कर लिया। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, यदि आपको कोई पूछता है इसका नाम बताओ क्या है, तो नंबरिंग तो आप इधर से ही करोगे, 1 2 3 4 इधर से करोगे। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन है। IUPAC में नाम लिखना ज्यादा आसान होता है, आपको पता है। और ये क्या है बताना जरा, 1 2 3 4 ब्यूटईन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन, लिखते हैं बिल्कुल सही तरीके से, ब्यूट-2-ईन, ये इसका नाम है। और इसका 1 2 3 4 ये क्या है बताओ, ये है ब्यूट-1-ईन। यदि पेपर सेटर एग्जाम में पूछता है कि जब 2 ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, ब्यूट-2-ईन मेन प्रोडक्ट होगा या ब्यूट-1-ईन मेन प्रोडक्ट होगा, तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट तो 3 होंगे, एक तो ब्यूट-2-ईन, एक ब्यूट-1-ईन और एक HBr भी तो प्रोडक्ट ही है। ये यहां भी लिख सकते हो प्लस करके आप इसे, पर इन तीनों में से मेन प्रोडक्ट ये होगा, मुख्य उत्पाद ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यानी ब्यूट-2-ईन। जल्दी से पोज करके लिखो, एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, फिर पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट
बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा आपको, ध्यान से सीखना। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और इसे आप गर्म कर रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ, इसमें से निकलेगा HX और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आपका कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। यही तो पढ़ा हमने। इस रिएक्शन में आपको एक चीज सीखनी है, सबसे पहली चीज ये सीखनी है कि रिएक्टिविटी देखनी इसकी एल्काइल हैलाइड की। रिएक्टिविटी किसे कहते हैं? क्रियाशीलता को। रिएक्टिविटी ऑफ RX एल्काइल हैलाइड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। कोई पूछता है कि भाई एल्काइल हैलाइड कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा, तो मैं बताता हूं RI सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। एल्काइल आयोडाइड उससे कम क्रियाशील होगा RBr, उससे कम क्रियाशील होगा RCl और सबसे कम रिएक्टिव होगा RF। ये रिएक्टिविटी है, ठीक है। और एक बात बताता हूं, RF का तो केस आपको बहुत कम ही मिलेगा, ये तो एग्जाम में आने का ही नहीं। RCl तक ही सीमित रखो बस इसे। मतलब कहने की बात यह है, वैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। RI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होगा? फिर सवाल खड़ा हुआ कि सर RX आपने बताया, मान लो एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं, एल्काइल ग्रुप हैं एक जैसे, तो एल्काइल ग्रुप के साथ जो हेलोजन जुड़ा उस हेलोजन को ही तो बदला मैंने, IBrCl। अब आप क्यों कह रहे कि सर RI सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा? इसलिए कह रहा मैं क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना R और I के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड सबसे बड़ा है, ये बॉन्ड सबसे छोटा है इन तीनों में। अब जब ये बॉन्ड बड़ा है, लंबा है, तो सवाल फिर खड़ा हुआ कि सर क्यों है ये बॉन्ड सबसे बड़ा? मतलब एल्काइल ग्रुप जब आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो बॉन्ड सबसे बड़ा क्यों बनेगा और यहाँ बॉन्ड सबसे छोटा क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन यही है कि जब आप हेलोजन को चेक करते हो ना, तो हेलोजन में सबसे ऊपर F है, Cl है, फिर Br है, फिर I है। तो मुझे यूं बता दो, एक बात बता दो कि ये जितने भी हेलोजन्स लिखे इनमें कक्षाएं किसके पास हैं सबसे ज्यादा? किसके पास सबसे ज्यादा ऑर्बिट हैं? आप कहोगे कि सर सबसे नीचे आयोडीन है, तो आयोडीन के पास सबसे ज्यादा कक्षाएं होंगी। और जब आयोडीन के पास सबसे ज्यादा कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, तो आयोडीन का साइज भी तो बड़ा होगा। आयोडीन परमाणु का साइज बड़ा नहीं होगा। और जब आयोडीन परमाणु का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब एल्काइल ग्रुप जब आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होता है ना, बॉन्ड उतना कमजोर होता है, और बॉन्ड जितना कमजोर होगा उसका टूटना उतना आसानी से हो जाएगा। यानी आयोडीन यहां से यदि इसके जगह मैंने आयोडीन लगा दिया तो आयोडीन छोड़ के सबसे पहले भागने को तैयार है। और एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाओं में जब कोई ग्रुप छोड़ के जितनी आसानी से भागता है ना, रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी, स्पीड उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहां आप कारण यदि लिखना चाहते हो तो कारण लिख देना यहां चूंकि करके, चूंकि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यदि हम डिस्कस करें तो RI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इससे कम बॉन्ड लेंथ है RBr का, और इससे कम बॉन्ड लेंथ है RCl का। तो बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना कमजोर है, और जितना कमजोर है उतनी जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन की टेंडेंसी तो बढ़ी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि सर चलो ठीक है, आपने बात तो बता दी, आपने बता दिया कि एल्काइल ग्रुप तो एक जैसे हैं, आपने हेलोजन बदल बदल के बता दिया कि कौन सा हेलोजन बढ़िया क्रियाशीलता दिखाएगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX के लिए। पर यदि हम यूं कह दें कि हेलोजन तो एक जैसा है, एल्काइल ग्रुप बदलेंगे जी, एल्काइल ग्रुप बदलेंगे, तो एल्काइल ग्रुप बदलेंगे तो कौन सा एल्काइल ग्रुप ज्यादा क्रियाशील होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से? तो यदि मैं आपको कहूं, यदि हेलोजन समान हो, यदि हेलोजन समान है तो एल्काइल ग्रुप की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी, यदि हमारे पास हेलोजन एक जैसा है तो कौन सा एल्काइल ग्रुप ज्यादा क्रियाशील होगा? सीधी बात है,
जिस एल्काइल ग्रुप से बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सीधी बात है। कौन सा? टर्सरी एल्काइल ग्रुप जो होगा उससे बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप, यदि आप मान लो टर्सरी एल्काइल आयोडाइड और सेकेंडरी एल्काइल आयोडाइड और प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड लोगे तो हम एल्काइल ग्रुप ही तो बदल रहे, हेलोजन तो नहीं बदल रहे। हेलोजन तो हम हर बार आयोडाइड ही ले रहे। तो टर्सरी एल्काइल ज्यादा क्रियाशील होगा, सेकेंडरी एल्काइल उससे कम क्रियाशील होगा और प्राइमरी एल्काइल सबसे कम क्रियाशील होगा और मिथाइल तो सबसे कम क्रियाशील होगा क्योंकि वो सबसे सिंपल प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है बेटे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट बताए, जल्दी से पोज करके लिखो, अगली बात बताता हूं। बहुत बढ़िया, फिर जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है, हमारे पास डाई हैलाइड है। क्या है? डाई हैलाइड, जिसमें 2 हेलोजन ग्रुप अटैच हो। डाई हैलाइड के विहेलोजनीकरण द्वारा, डाई हैलाइड के विहेलोजनीकरण द्वारा, आप कोई डाई हैलाइड ले लो और उसका विहेलोजनीकरण यानी उसमें से हेलोजन निकाल दो। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बाय द डीहेलोजिनेशन, बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड या डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो आपको डाई हैलाइड में से हेलोजन निकालना है। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, RCH2 सिंगल बॉन्ड CHX2। देखो हेलोजन, पता है ना हेलोजन, जब भी हेलोजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो X की बात कर रहे हो। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हैं, इसी कार्बन पे दोनों हेलोजन परमाणु अटैच हैं। तो जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हैं तो उसे कहते हैं जैम। पूरा नाम तो जैमिनल होता है पर जैम लिख देते हैं, जैम डाई हैलाइड है। ये क्या है? जैम डाई हैलाइड। अब इस जैम डाई हैलाइड को आप जिंक और एल्कोहल के साथ गर्म कर दो। ध्यान से समझना है बिल्कुल। ये तो है जिंक और ये है एल्कोहल और ये कर दिया हमने गर्म। तो जिंक क्या करता है? जिंक दोनों हेलोजन को उठा लेगा यहां से, ये जिंक दोनों हेलोजन को उठा लेगा, निकलेगा ZnX2 साइड प्रोडक्ट। क्या होगा फिर बताओ? अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ R और यहाँ CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH ये बचा, तो इसमें तो संयोजकता ही नहीं पूरी हो रही। क्यों नहीं हो रही? कार्बन का एक बॉन्ड है, एक इसके साथ है, हाइड्रोजन के 2 ही तो बॉन्ड बना रखे। तो यहां जो है ना रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास से क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन भी यहां चला जाएगा, ये 2 थे अब यहां हो गए 2 और ये बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब सबकी संयोजकता पूरी है, चेक कर लो। कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रखे और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ये बना रखे, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखे, तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया। जैम डाई हैलाइड से आपको मिल गया एल्कीन। हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्कीन बनाने की विधियां तो सीख रहे, तीसरी तो विधि है एल्कीन बनाने की। ठीक है, अच्छा यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास जैम डाई हैलाइड नहीं है, मेरे पास एक ऐसा डाई हैलाइड है जिसमें हेलोजन अलग अलग कार्बन पर अटैच हो, जैसे R CH और CH2, एक तो हेलोजन इसके ऊपर अटैच है, एक हेलोजन इसके, इसे कहते हैं विस या विसिनल। विसिनल डाई हैलाइड है। विसिनल डाई हैलाइड उसे कहते हैं जब दोनों हेलोजन बराबर बराबर वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो। तो इसे भी आप गर्म कर दो, इसे भी आप जिंक एल्कोहल के साथ गर्म कर दो। तो इस बार ये जिंक जो है इस वाले हेलोजन और इस वाले हेलोजन परमाणु को उठा के फिर दोबारा से ZnX2 साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, R CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी क्या है? एल्कीन है। बताओ समझ में आई क्या बात? चाहे तो आपके पास दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो,
या दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर अटैच हो, एक ही तरीके से रिएक्शन होगा। जैसे इसके छोटे से दो एग्जांपल लगा लेते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2, ठीक है, इसका नाम है डाइब्रोमो इथेन। दोनों ब्रोमीन इसी के ऊपर हैं, पहले कार्बन के ऊपर। 1,1 डाइब्रोमो एथेन, ठीक है, ये इसका नाम है। इसे गर्म करते हैं, चलो इसे जिंक के साथ और एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं। क्या होगा, ये जिंक दोनों Br को यहां से उठा लेगा, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH नहीं, रीअरेंजमेंट होगा, यहां से एक H इधर जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है, IUPAC में एथीन और सामान्य नाम इथाइलीन, जिसे आप लिख सकते हो C2H4, C2H4 लिख सकते हो ना। तो ये प्रोडक्ट बना हमारा। अच्छा, यदि मैं ऐसा ले लूं एक एग्जांपल, CH2 एक Br इसके ऊपर अटैच है, सिंगल बॉन्ड CH2 एक Br इसके ऊपर अटैच है, तो ये हो जाएगा, नंबरिंग किधर से भी कर दो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये 1,1 डाइब्रोमो इथेन था, ये है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यही तो है। अब आप इसे गर्म कर दो, आप जिंक के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में इसे गर्म कर दो, तो ये जिंक इस वाले ब्रोमीन को और इस वाले ब्रोमीन को दोनों को उठा लेगा, ये निकल जाएगा ZnBr2। मेन प्रोडक्ट CH2, एक संयोजकता इधर से कम हुई, एक इधर से, क्योंकि Br निकले, तो यहां प्रोडक्ट आ गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप इसे कह सकते हो C2H4, नाम इसका वही है, इथीन कह दो या इथाइलीन कह दो, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तीसरा तरीका यह है, जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। चौथा तरीका सीखते हैं, चलो चौथा तरीका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लो एक, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको विद्युत अपघटन करना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के विद्युत अपघटन द्वारा, यानी बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं जिसमें दो COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक लेते हैं हम CH2COOK सिंगल बॉन्ड CH2COOK। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो नजर नहीं आ रहा होगा, यदि यहाँ H होता, यहाँ H होता, मान लो इन दोनों K को मैं हटा दूं, यहाँ भी H लगा दूं, यहाँ भी H, अब तो आपको दिखाई दे रहा कि हाँ एक COOH दूसरा COOH, दो COOH ग्रुप हैं, तो आप इसे तो कहोगे हाँ सर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड, ये वाला जो यहाँ लिखा मैंने सक्सिनिक एसिड, ठीक है। इस सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन जब KOH के साथ आप कराओगे ना, तो आपको सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम साल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम लवण, H के जगह क्या आ जाएगा K। तो सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम लवण लिया हमने, जिसे आप कह सकते हो पोटेशियम सक्सीनेट, ठीक है, पोटेशियम सक्सीनेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम सक्सीनेट। इस पोटेशियम सक्सीनेट का आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, या यूं कह दो इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मान लो मैं जल के दो अणु ले लूं यहां, इस तरीके से ये जल के दो अणु ले लिए और मैं इसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा,
मतलब हमने पोटेशियम सक्सीनेट को पानी में घोल रखा है और फिर उसमें हमने कैथोड और एनोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करी, जिसे कहते हो आप कोल्बे विद्युत अपघटन। चलो मैं यहां लिख देता हूं, कोल्बे विद्युत अपघटन। क्या होगा देखो, सीधा हिट करूंगा मैं इस रिएक्शन को। होगा क्या कि यहां से ये दोनों के निकलेंगे, ये के, और यहां से निकलेगा ये OH, दो तो KOH निकल ही रहे, ठीक है। और एक CO2 गैस ये निकलेगी, देखो ये CO2 गैस है, और एक CO2 गैस ये निकलेगी, CO2 दो, और एक H और एक H, क्या बनेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पहले साइड प्रोडक्ट ही निकाल दो, एक तो दो, तो एक KOH दूसरा KOH, यहां लिखता हूं दो तो निकले KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एक CO2 गैस ये निकली, एक ये निकली, ये लिख दिया 2CO2, प्लस एक H ये है, एक H ये है, ये निकली, ये CO2 गैस है, आप ऐसे लिख सकते हो गैस को, और हाइड्रोजन गैस निकली, ऐसे लिख दिया। क्या बचा हमारे पास, ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया, एक एक संयोजकता कार्बन की घट गई, तो बीच में तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे आप कहते हो दो कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, या सामान्य भाषा में इथाइलिन। तो बताओ डबल बॉन्ड आप इस तरीके से नहीं बना सकते क्या, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हो ना। अब एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमें एनोड पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, एनोड पर, कैथोड और एनोड लगाओगे ना, और ये गैस मिलेंगी कैथोड पर, ठीक है। वैसे इतनी बात इतना डिटेल में जाने की वैसे जरूरत तो है नहीं, पर कोई पेपर सेटर पूछ ले तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो जब मैं यहां लिखता हूं कोल्बे विद्युत अपघटन, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कोल्बे विद्युत अपघटन तो आपने एक दूसरे तरीके से हमें सिखाया था, तो मैं बताता हूं। चलो अच्छा, इस रिएक्शन को और कैसे कर सकते हो आप, यहां बताता हूं और कैसे दिखा सकते हो इस रिएक्शन को। कुछ राइटर्स ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि भाई CH2COO सिंगल बॉन्ड CH2COO पोटेशियम सक्सीनेट को आप एक बर्तन में भर के उसका विद्युत अपघटन कर दो, यानी इसका विलयन ही तो भरा होगा, इसका सॉल्यूशन विद्युत अपघटन कर दो, यानी एक बर्तन में भरो और बर्तन में भर के कैथोड एनोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। विद्युत धारा प्रवाहित करते ही आपको यह मिलेगा CH2COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2COO नेगेटिव, और साथ में मिलेंगे आपको K पॉजिटिव, यहां से निकला और यहां से 2K पॉजिटिव। अब ये जो 2K पॉजिटिव आपको मिले, ये कहां जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये चाहे OH के साथ रिएक्शन करें या किसके साथ रिएक्शन करें, हमें पता है कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पे जाके कुछ भी करते रहे, कोई हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है। हमें यूं लिखना है कि एनोड पर कौन गया, एनोड पर कौन गया, एनोड पर पक्की बात है ये गया ऋण आयन, सक्सीनेट आयन CH2COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2COO नेगेटिव, ये सक्सीनेट आयन गया एनोड पर। और एनोड पर जाकर उसने क्या काम करा, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, एनोड ने उसके इलेक्ट्रॉन तो छीन लिए होंगे, ये वाला और ये वाला, एनोड का काम ही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके पास। यहां बना एक फ्री रेडिकल CH2COO मुक्त मूलक सिंगल बॉन्ड CH2COO मुक्त मूलक। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, इसमें से एक तो CO2 ये निकलेगी और एक CO2 ये, -2CO2, और हमारे पास बन जाएगा फिर इस तरह का एक स्पीसीज, जिसके इस कार्बन पर भी एक फ्री रेडिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर है। अब ये जो स्पीसीज हमारे पास बनी कि इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर कुछ समय बाद ये बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो एक बॉन्ड तो था ही, एक इसने और इसने मिलकर एक बॉन्ड और बना लिया। तो बताओ, तो आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में, ध्यान रखना जो आपको अच्छा लगता है। ये हमने पूरा विधि समझा दी कि किस तरह रिएक्शन हुई होगी।
ठीक है, जिसे आप कहते हो मैकेनिज्म। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, पांचवा तरीका बताता हूं एल्कीन बनाने का। लिख लिया बेटे? ठीक है, पांचवा तरीका, एल्काइंस के आंशिक अपचयन द्वारा, एल्काइंस के आंशिक अपचयन द्वारा, आंशिक अपचयन कहते हैं पार्शियल रिडक्शन को, आंशिक अपचयन द्वारा या पार्शियल रिडक्शन। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। देखो हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां भी आर है। ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। यदि इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा, अपचयन करना है, मान लो मुझे इसके ऊपर रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन का, कहां लिखूं हाइड्रोजन? ऊपर लिख दूं? नहीं, ऊपर नहीं लिखते, यहां लिखते हैं प्लस, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर एक एच इधर, फिर हाइड्रोजन का रिएक्शन रुकेगा थोड़ा ही, फिर दूसरा, दो पाई बॉन्ड है दोनों टूटेंगे, और ये तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड वाला मिलेगा, मिलेगा नहीं सिंगल बॉन्ड वाला, यानी एल्केन मिलेगा। पर सिंगल बॉन्ड तो चाहिए ही नहीं हमें, हमें इसका पूरा रिडक्शन नहीं करना है। यदि पूरा अपचयन कर दिया ना आपने तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। और हम तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना सीख रहे हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन बनाना सीख रहे हैं। इसका मतलब इसका पूरा अपचयन नहीं करना आपको, आपको आंशिक अपचयन करना है, जब भी तो शब्द है आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन। तो ऐसी क्या चीज लगावे कि रिडक्शन डबल बॉन्ड पर रुक जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना रुक जाए, डबल बॉन्ड पे जुड़े ना हाइड्रोजन। तो इसके लिए एक उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम है, नाम अजीब सा है, ध्यान से समझ लेना, नाम है लिंडलार, लिंडलार उत्प्रेरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझ लो जरा इसे। जब आप लिंडलार उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो हाइड्रोजनीकरण में या अपचयन में, तो रिएक्शन सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड तोड़ पाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। तो ये पाई बॉन्ड एक गया, दो एच हैं, एक एच इधर जुड़ जाएगा और एक एच इधर जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी आर। अब आपको पता है एक एच इस पे जोड़ना है, इस कार्बन पे, और एक एच इस पे। तो ध्यान रखना कि दोनों एच सेम साइड जुड़ेंगे, दोनों एच एक ही तरफ जोड़ने हैं आपको। जब दोनों एच एक ही तरफ जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं सिस फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड। मैं इसे लिख देता हूं, इसका नाम है सिस एल्कीन। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म, पढ़ा रखा है समावयवता में आपको। अच्छा, आप लिंडलार उत्प्रेरक की जगह एक चीज और यूज कर सकते हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसके ऊपर भी आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है। यहां आप यूज कर सकते हो सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, ये भी रिएक्शन को डबल बॉन्ड पर रोक देता है, सोडियम और द्रव अमोनिया। जैसे एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर जुड़ेगा और एक एच इधर, तो यहां क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड सी आर। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक एच तो इस तरफ जुड़ा और एक एच जुड़ा इस तरफ, ये होती है ट्रांसफॉर्म, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो। इसका नाम आप लिख सकते हो ट्रांस एल्कीन। क्या लिख सकते हो? ट्रांस एल्कीन। तो ये दोनों जो हमने उत्प्रेरक प्रयोग करे, इनमें से जो लिंडलार उत्प्रेरक है वो तो ट्रांसफॉर्म बनाता है, सॉरी सिस फॉर्म बनाता है, और जो सोडियम और द्रव अमोनिया है वो ट्रांसफॉर्म बनाता है। जैसे एग्जांपल लगाते हैं, चलो, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एथ आइन, एथाइन, एसिटिलीन भी कहते हैं इसे, एसिटिलीन।
आप इसके ऊपर या तो लिंडलार उत्प्रेरक लगा लो, लिंडलार कैटलिस्ट, या फिर आप लगा लो सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, इनमें से कोई सा भी लगा लो, ये लिख दिया मैंने अथवा। तो आपको पता है कि यहाँ एक बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहे हैं आप, हाइड्रोजन का रिएक्शन कहीं भी लिख दो आप, जैसे कहाँ लिखूं, इसके ऊपर लिख दूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहे, एक एच तो इधर जुड़ जाएगा और एक एच इधर, एक ही बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ एक बॉन्ड, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन या इथाइलिन भी आप कह सकते हो। तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा, इसे इस्तेमाल करा तो सिस फॉर्म बन रहा होगा, इसे इस्तेमाल करा तो ट्रांसफॉर्म। अब इसमें तो सिस ट्रांस क्या करोगे, इस कार्बन के ऊपर भी दोनों H हैं, इस पे भी दोनों H हैं, इसमें सिस ट्रांस का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यदि इसके पास दोनों ग्रुप अलग अलग होते, इस पे दोनों, जैसे देखो इसके पास दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है ना, तो वहां तो सिस ट्रांस का खेल होता है। पर जब इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन ही है, उसके पास भी दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो सिस ट्रांस की कोई बात ही नहीं होने की है। ठीक है बेटे, चलो एक एग्जांपल और लगाते हैं। चलो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया, 4 है तो ब्यूट 2 आइन, इसका नाम है ब्यूट 2 आइन। आप इसके ऊपर दोनों में से कोई सा उत्प्रेरक लगा दो, या तो लगाओ आप, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे, चलो पहले लिख देते हैं यहाँ प्लस H2, अब लिखते हैं उत्प्रेरक, अब लिखते हैं उत्प्रेरक, लिखते हैं लिंडलार, लिंडलार उत्प्रेरक लगाओ, या फिर आप लगाओ सोडियम प्लस द्रव अमोनिया, सोडियम को अमोनिया में घोल के हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर और एक एच इधर। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ CH लिखूं, यहाँ भी CH ऐसे लिख रहा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा 4 कार्बन है, ब्यूट 2 ईन, आइन से ईन बन गया। और आपको पता है कि इसमें दोनों फॉर्म होंगे भाई, इस कार्बन पर जुड़े हुए एक तो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग है, तो सिस फॉर्म भी बनेगी, ट्रांस भी बनेगी। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको, सिस और ट्रांस का। ठीक है, अब दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सर बार बार आप जो लिख रहे लिंडलार उत्प्रेरक, ये तो समझ में आ गया कि सोडियम को द्रव अमोनिया में घोल रखा, और ये लिंडलार उत्प्रेरक है, और ये दोनों, इनका काम ये है कि रिएक्शन को ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक ही होने देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर भी तो H2 का योग हो सकता है, हाइड्रोजन का योग हो सकता है, उस रिएक्शन को यही रोक देंगे, इनका काम यही है। पर लिंडलार उत्प्रेरक है क्या, ये क्या चीज है कुछ तो होगा ही, तो मैं बता देता हूं आपको, हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो नोट, बता देता हूं, लिंडलार उत्प्रेरक, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, ये पता क्या है बेटे, इसमें एक तो पैलेडियम है, प्लस पैलेडियम के साथ आपने ले रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में ले रखा है क्विनोलिन, क्विनोलिन। ठीक है, ये जो क्विनोलिन होता है, ये क्विनोलिन होता है C9H7N, C9H7N, देखो मैं बताता हूं कैसा होता है, ये बेंजीन रिंग है,
और एक बेंजीन रिंग यहाँ बनानी है, पर यहाँ लगाना है N। तो इसके ऊपर बना दो आप 3 बॉन्ड और 2 यहाँ बना दो। ये ऐसा होता है क्विनोलिन। तो इन 3 चीजों के मिश्रण को हम कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। इनमें से ये दोनों जो है ना, ये तो काम करते हैं उत्प्रेरक का। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का। और क्विनोलिन काम करता है उत्प्रेरक विष का। ये जो है ना, ये क्विनोलिन, ये काम करता है उत्प्रेरक विष का। अब फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर उत्प्रेरक विष क्या है? तो इसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्लास 12th में। ठीक है, उत्प्रेरक विष क्या होता है? जल्दी से पोज करके लिख लो आप, पहले पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। छठा तरीका हमें सीखना है, नंबर 6 पर हमें सीखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं जरा। छठा तरीका हमें सीखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड आपको पता ही है, ग्रिग्नार्ड कहते हैं RMgX को। ठीक है, R माने एल्काइल, Mg माने मैग्नीशियम, X माने हैलाइड। कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी हेलोजन, उसे कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाएंगे हम डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन? जैसे मान लो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड है RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसके ऊपर आप एक एल्कीन का ही रिएक्शन करा दो, जैसे XCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया, कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, ये हेलो एल्कीन है। हेलो माने हेलोजन, और एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला कोई ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हो। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे ना, तो यहां से इतनी चीज निकलेगी, ध्यान से देख लो जरा। क्या निकला? MgX2, तीर के नीचे लिख सकते हो माइनस मैग्नीशियम डाई हैलाइड या MgX2। और जब MgX2 यहां निकला तो मेन चीज क्या आई? RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हेलो एल्कीन से आपने एल्कीन बना दिया। हेलो एल्कीन से क्या बना दिया? एल्कीन, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो हेलो एल्कीन का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड के साथ करा दो। ये ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड कह दो या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब भी हेलो एल्कीन से कराओगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3MgBr, ये CH3MgBr है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से। ठीक है, पता है ना, इसका नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोपीन है इसका नाम। इधर से ही तो करोगे नंबरिंग 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो क्या होगा बताओ, क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट? ये निकलेगा, क्या है ये? MgBr2। ठीक है, तीर के नीचे लिख दो चाहे माइनस MgBr2। और मेन प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला CH2 लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4, 4 में पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है। क्या बना? 4 कार्बन है तो ब्यूट पहले नंबर पर है डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 ईन। तो ये बना हमारा ब्यूट 1 ईन। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला? MgBr2। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे।
लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके ये 6 के 6 तरीके, 6 की 6 विधियां एल्कीन के निर्माण की समझ में आई होंगी कि एल्कीन कैसे बनाए जाते हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। 6 तरह के रिएक्शंस मैंने आपको सिखाए और इन्हें कभी भी सीक्वेंस में याद करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप सोचो कि पहले नंबर पे सर ने ये सिखाया था, दूसरे पे ये सिखाया था, तीसरे पे ये सिखाया, चौथे पे ये सिखाया, नहीं। आपको ये रिएक्शन आने चाहिए, सीक्वेंस में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।